हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की। किसकी बात करने वाले हैं? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की। इससे प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर की, न्यूटोनियन फ्लूइड्स की, ओके। और हमने वहाँ पे विस्कोसिटी को भी पढ़ लिया था। तो ये सारी चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलेगा, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की। तो देखो क्या है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स फॉर विच shear stress is not directly proportional to deformation rate are नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। कहने का मतलब वो ये है, देखो जब हमने न्यूटोनियन फ्लूइड्स पढ़े थे तो हमने वहाँ जाना था कि वो फ्लूइड्स जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करें, ठीक है। जो कि क्या कहता था, जो कि कहता था कि shear स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी यू बाई डी वाई के, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि shear स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी अल्फा बाई डी टी के। बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि ये डी यू बाई डी वाई और डी अल्फा बाई डी टी इक्वल निकाले थे हमने। इस एक रिलेशन से फाइंड किया था हमने विस्कोसिटी वाली वीडियो में। वहाँ पर हमने देखा था कि डी यू बाई डी वाई और डी अल्फा बाई डी टी बराबर होते थे। तो आप कुछ भी कहें कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो जो फ्लूइड्स इस लॉ को ओबे करते थे, टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई या डी अल्फा बाई डी टी को, इस लॉ को जो ओबे करते थे वो कहलाते थे न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। क्योंकि ये होता था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो जो इस लॉ को ओबे करते थे वो कहलाते थे न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब जो फ्लूइड्स इस लॉ को ओबे नहीं करेंगे वो फ्लूइड्स कहलाएंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो वही बात यहाँ बोली गई है कि फ्लूइड्स, वो फ्लूइड्स फॉर विच, जिसके लिए शेयर स्ट्रेस यानी टाव इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन रेट, वो फ्लूइड्स जिसके लिए जो शेयर स्ट्रेस टाव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है डिफॉर्मेशन रेट के। डिफॉर्मेशन रेट कह लो क्योंकि इसे हम कहते हैं डिफॉर्मेशन रेट, या वेलोसिटी ग्रेडियंट कह लो, ठीक है। आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, यहाँ पर फ्लूइड भी लिख लीजिए, और हम क्या कहते हैं आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ओके। नाउ एग्जाम्पल क्या है? टूथपेस्ट, पेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। आपने अपने घरों में टूथपेस्ट को देखा होगा, ठीक है, पेंट को देखा होगा, आपके घरों में होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है किसके? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के, ठीक है। सो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। नाउ अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो देखो सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कॉमनली आर क्लासिफाइड एज हैविंग टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर। देखो जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स है ना, उसे हमने हमने उन्हें कुछ भागों में बांटा है, ठीक है। तो हमने वहाँ पर उन्हें क्लासीफाई करने के लिए दो चीज़ें ली हैं। कहने का मतलब एक चीज़ ली है, एक लिया है टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर और एक लिया है टाइम इंडिपेंडेंट बिहेवियर। कहने का मतलब ये है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, जो हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक फर्स्ट पार्ट जो है वो है टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर, मतलब कि वो फ्लूइड जो जिनका बिहेवियर जो है टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स अलग हो गए। और दूसरी कैटेगरी में आ गए आपके क्या? टाइम इंडिपेंडेंट बिहेवियर फ्लूइड, ओके, जिनका जो बिहेवियर है वो टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता, वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल ये है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी है टाइम इंडिपेंडेंट बिहेवियर, मतलब कि जो कि जिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स का बिहेवियर टाइम पर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता, पहली कैटेगरी वो हो गई। दूसरी कैटेगरी है आपकी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर वाली, ठीक है, मतलब कि जिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स का बिहेवियर टाइम पर डिपेंड करे वो आएंगे इस कैटेगरी के अंदर, ओके। सो ये एक कॉमन सा क्लासिफिकेशन है जो हमने किया है किसके लिए? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, अब आगे चलते हैं। तो देखो आगे क्या बोला गया है सॉरी तो देखो आगे क्या बोला गया है, रिलेशन बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। देखो अब जैसे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा था, फिर हमने वहाँ पर एक जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हमारा जो रिलेशन आया था टाव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, फिर इसे हमने बाद में एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया था, इक्वल्स टू लगाया था, और एक कांस्टेंट आया था म्यू डी यू बाई डी वाई, और इस कांस्टेंट को बोलते थे डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। ऐसे ही
ये रिलेशन था किसके लिए, आपके न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए, वो बाद में कन्वर्ट हो गया था इस फॉर्म में। ऐसे ही जो हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, अब उनके लिए तो ये रिलेशन वैलिड है ही नहीं, क्योंकि ऊपर बोला है कि वो फ्लूइड जो इस रिलेशन को ओबे नहीं करते, वैलिडिटी नहीं देते, वो फ्लूइड्स क्या कहलाते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो ये रिलेशन को तो ये ओबे कर ही नहीं रहे, तो यहीं पर बात यही बोली गई है, रिलेशन बिटवीन शेयर स्ट्रेस। तो जो शेयर स्ट्रेस, ठीक है, यानी टाउ, और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन यानी डी अल्फा बाई डी टी, या फिर मैं कहूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों क्वांटिटी इक्वल है फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अगर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए मैं लिखूँ तो कुछ ऐसा रिलेशन बनता है, ठीक है, मतलब कि न्यूटोनियन के लिए बनता था टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई, इनके लिए बनता है क्या, टाउ इक्वल्स टू के डी यू बाई डी वाई की पावर एन। ओके, ये रिलेशन बनता है किसके लिए, आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब ज़रा ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे के क्या है और एन क्या है। देखो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, एन जो होता है उसे कहते हैं हम एन इक्वल्स टू फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। जो एन होता है वो क्या होता है, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, की फ्लो कैसा है उसके बिहेवियर के बारे में बताता है मैं एन। ओके, वहाँ पर के क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। के क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कभी कभी एक मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि के क्या होता है, एन क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि एन होता है फ्लो बिहेवियर इंडेक्स और के क्या होता है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बात करूँ, मैंने लिखा हुआ है फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स, अगर मैं फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स, अगर मैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बात करूँ तो इस केस में एन की वैल्यू हो जाती है 1 और के की वैल्यू हो जाती है म्यू, ठीक है। तो आप देखेंगे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, न्यूटोनियन फ्लूइड्स वाला बन जाएगा, यानी ये वाला, ठीक है। जब मैं एन की वैल्यू को 1 करूँगा और के की वैल्यू को म्यू करूँगा तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि आपका किसके लिए, न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए, ठीक है। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब ज़रा ध्यान से देखो मैंने आगे क्या लिखा हुआ है, अबव इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज। देखो ये जो इक्वेशन है इसे मैंने कुछ ब्रेक डाउन करके ऐसे इस फॉर्म में लिखा है। देखो मैंने क्या किया है, टाउ इक्वल्स टू एज इट इज़, के एज इट इज़। अब मैंने इसको तोड़ा है, इसको ब्रेक डाउन किया, तो मैंने किस में ब्रेक डाउन किया, डी यू बाई डी वाई की पावर एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी वाई। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप वापसली यही पाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने दी, बस मैंने इसको ब्रेक डाउन किया। इसमें किसको ब्रेक डाउन किया, डी यू बाई डी वाई एन माइनस 1 में और डी यू बाई डी वाई में, इसमें ब्रेक डाउन किया है मैंने डी यू बाई डी वाई एन को, ठीक है। अच्छा, आप सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखो फिर मैंने क्या किया, इक्वल्स टू लगाया, ये जो पूरी क्वांटिटी है के डी यू बाई डी वाई की होल पावर एन माइनस 1, इसको मैंने लिखा है ईटा, ठीक है, डी यू बाई डी वाई एज इट इज़, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि टाउ इक्वल्स टू ये जो पूरी क्वांटिटी थी के, ये वाली, ये इसको मैंने क्या लिखा है, ईटा ऑफ इस ये क्वांटिटी एज इट इज डी यू बाई डी वाई। ओके, अच्छा इतनी बात क्लियर हो रही। अब ये ईटा क्या होता है, वेयर जो ईटा है उसकी वैल्यू क्या है, के डी यू बाई डी वाई होल पावर एन माइनस 1। मैंने जैसा कि आपको बताया, इस रेफर्ड एज द एपरेंट विस्कोसिटी, इसको हम क्या कहते हैं, एपरेंट विस्कोसिटी। याद रखना है जो यहाँ पे ईटा है वो क्या है, एपरेंट विस्कोसिटी। क्या है, एपरेंट विस्कोसिटी, बोलो याद रहेगी, ठीक है। तो एपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होती है, ईटा इक्वल्स टू के डी यू बाई डी वाई की पावर एन माइनस 1। ओके, ये होती है आपकी एपरेंट विस्कोसिटी। तो बोलो इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। सो आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नाउ अब देखो, अब हम क्या है, कुछ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एपरेंट विस्कोसिटी क्या होती है, ये बताओ, ठीक है। एपरेंट विस्कोसिटी का फॉर्मूला लिखो, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ईटा से लिखते हैं हम एपरेंट विस्कोसिटी को, और एपरेंट विस्कोसिटी यानी ईटा बराबर होता है के डी यू बाई डी वाई की होल पावर एन माइनस 1, ठीक है। बोलो इतनी बात क्लियर है। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की। क्या बात करने जा रहे हैं, कुछ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की हम यहाँ पर क्या है बात करने जा रहे हैं। अच्छा एक बात और, मैं आपको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में कुछ बताऊंगा, ठीक है, और इन फ्लूइड्स के आपको ग्राफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा गाइस और ढंग से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके गेट में भी पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की, ठीक है। तो जिसमें हमारा सबसे पहले क्या आता है, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। कौन सा आता है, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। अब जरा बात को समझें, फ्लूइड्स इन विच द एपरेंट विस्कोसिटी
डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन रेट। देखो क्या बोला है, बड़ी ध्यान से बात को समझो। वो फ्लूइड जिसकी जो एपरेंट विस्कोसिटी है वो डिक्रीज करे, क्या करे, डिक्रीज, यानी कि एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी ईटा की जो वैल्यू है, ईटा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है मतलब डाउनवर्ड नीचे जा रही है, डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन रेट। किसके साथ, डिफॉर्मेशन रेट के बढ़ते समय, मतलब कि हम डिफॉर्मेशन रेट को बढ़ा रहे हैं और हमारी एपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि जो हमारा डिफॉर्मेशन रेट यानी डी यू बाई डी वाई की बात कर रहा है ये, या फिर ये हम कह लो कि डी अल्फा बाई डी टी की बात कर रहा है, ठीक है, ये बढ़ रही है। तो वो फ्लूइड्स हमारे क्या कहलाते हैं, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, आर कॉल्ड सूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स इन विच द वैल्यू ऑफ एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन रेट। मतलब कि हम डिफॉर्मेशन रेट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी समय पर जो सूडो प्लास्टिक फ्लूइड है उनकी जो एपरेंट विस्कोसिटी है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है। तो इस टाइप के जो फ्लूइड होते हैं वो फ्लूइड हमारे क्या कहलाते हैं, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स। वो फ्लूइड जिनकी एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज हो डिफॉर्मेशन रेट के इंक्रीज के साथ, ठीक है, वो फ्लूइड्स हमारे क्या कहलाते हैं, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा एक बात और, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड को हम शेयर थिनिंग फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयर थिनिंग फ्लूइड्स। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि बताओ ऐसे कौन से फ्लूइड्स हैं जिन्हें हम शेयर थिनिंग फ्लूइड्स भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि सूडो प्लास्टिक फ्लूइड जो होते हैं उन्हें हम शेयर थिनिंग फ्लूइड्स के नाम से जानते हैं। ओके, सो ये बात क्लियर हुई, ठीक है। शेयर थिनिंग जिसमें मतलब शेयर कम होता जा रहा है, ठीक है, तो वो फ्लूइड्स हमारे क्या कहलाते हैं, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। नाउ इसमें जो n की वैल्यू होती है वो लेस देन होती है 1 से। n क्या था, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, तो n की जो वैल्यू है वो क्या होती है, लेस देन होती है 1 से, ठीक है। मोस्ट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स फॉल इनटू दिस ग्रुप। बहुत सारे ऐसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका आता है पॉलीमर सॉल्यूशन, पॉलीमर सॉल्यूशन आपका सूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स के अंदर आता है, ठीक है। कोलोइडल सस्पेंशन, कोलोइडल सस्पेंशन भी इसके अंदर आता है। मिल्क, आप सभी के घर में मिल्क होता होगा, आपने पिया भी होगा, ठीक है, तो उसमें भी आप वो भी आपका सूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स के अंदर आता है। ब्लड, ब्लड हर बॉडी के अंदर होता है ब्लड, तो ब्लड जो है वो भी सूडो प्लास्टिक फ्लूइड है, ठीक है। एंड पेपर पल्प इन वाटर, और जो पेपर पल्प होता है वाटर के अंदर, मतलब जिससे हमारा पेपर बनता है, वो जो पेपर पल्प होता है वाटर के अंदर, वो जो सॉल्यूशन है वो भी हमारा क्या है, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल सूडो प्लास्टिक फ्लूइड के, और ये थी कुछ डेफिनेशन सूडो प्लास्टिक फ्लूइड की, ठीक है। मतलब कि हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं, ठीक है, और हमने ये भी जाना कि सूडो प्लास्टिक फ्लूइड को हम शेयर थिनिंग फ्लूइड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी आपसे कोई क्वेश्चन करे कि शेयर थिनिंग फ्लूइड्स क्या है, तो आप उसे जवाब देंगे कि शेयर थिनिंग फ्लूइड्स को ही हम क्या कहते हैं, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं, और सूडो प्लास्टिक फ्लूइड क्या होते हैं ये आप उसे बता देंगे, ठीक है। सो आशा करता हूँ इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। नाउ अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको सूडो प्लास्टिक फ्लूइड का ग्राफ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके सूडो प्लास्टिक फ्लूइड की। तो देखो ये दो ग्राफ हैं, पहले ज़रा ग्राफों को समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये दो ग्राफ हैं। तो पहले ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो देखो पहले ग्राफ में वाई एक्सिस पे मैंने लिया है शेयर स्ट्रेस को। किसको लिया है वाई एक्सिस पे, शेयर स्ट्रेस को, जिसे मैं टाउ से रिप्रेजेंट करता हूँ। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। पहले ग्राफ के अंदर जो मेरी एक्स एक्सिस है इस पर मैंने लिया है किसको, डी यू बाई डी वाई को, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट को, या फिर कह लो डी अल्फा बाई डी टी को। ये डी अल्फा है, ठीक है। डी अल्फा मतलब आप जानती हैं डिफॉर्मेशन रेट, डी अल्फा बाई डी टी का मतलब है डिफॉर्मेशन रेट, ठीक है। तो मैंने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे लिया है डी अल्फा बाई डी टी या डी यू बाई डी वाई को। बात एक ही है क्योंकि दोनों इक्वल ही होते हैं। और वाई एक्सिस पे लिया है शेयर स्ट्रेस टाउ को। इतनी बात क्लियर है पहले ग्राफ के लिए। सेकेंड वाले ग्राफ की बात करूँ तो एक्स एक्सिस पे तो सेम ही है, डी अल्फा बाई डी टी और डी यू बाई डी वाई, कुछ भी कोई भी बात, वो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो दोनों हमने यहाँ ले रखे हैं एक्स एक्सिस पे। वहीं अगर मैं बात करूँ वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस पे मैंने ले रखा है किसको, एपरेंट विस्कोसिटी को। किसको ले रखा है, एपरेंट विस्कोसिटी को, ठीक है, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं के डी यू बाई डी वाई की पावर n-1, ठीक है। वो ही है यहाँ पर क्या, एपरेंट विस्कोसिटी। तो उसको मैंने यहाँ ले रखा है वाई एक्सिस पे, ठीक है, सेकंड वाले ग्राफ में, जिसे मैं ईटा से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसे हम ईटा पढ़ते हैं, ठीक है, ETA, ईटा, ओके। नाउ अब देखो, जब मैंने अभी आपको सूडो प्लास्टिक फ्लूइड की डेफिनेशन बताई, अभी मैंने आपको समझाया सूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स के बारे में, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर क्या है, एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज होती है और वहीं पर डिफॉर्मेशन रेट बढ़ती है। यानी कि अगर मैं ग्राफ देखूँ, ग्राफ नंबर 2, ठीक है, जिसको अंदर हमें दिखाई दे रहा है एपरेंट विस्कोसिटी
और डी यू बाई डी वाई, या फिर मैं कहूँ डी अल्फ़ा बाई डी टी। तो इसके अंदर हम पाएंगे, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज होगी डिफॉर्मेशन रेट के साथ, वो फ्लूइड्स कहलाएंगे हमारे सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। तो आप देख रहे होंगे ये मैंने एक डॉटेड 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 करके एक ग्राफ भी बनाया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे जो हमारी एपरेंट विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, और वहीं पर जो वैल्यू है डी अल्फ़ा बाई डी टी की या डी यू बाई डी वाई की वो बढ़ती जा रही है। तो यानी कि वो फ्लूइड्स जिनकी एपरेंट विस्कोसिटी कम हो और आपकी डी अल्फ़ा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ने के साथ एपरेंट विस्कोसिटी कम हो, वो फ्लूइड सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। तो आप जो डॉटेड डॉटेड वाला जो ग्राफ देख रहे हैं वो किसका है, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड का है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने डेफिनेशन में नहीं बताया, बट कभी कभी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि शेयर स्ट्रेस के साथ ग्राफ बताओ, ठीक है, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड का। मतलब कि शेयर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं और डी अल्फ़ा बाई डी टी की या डी यू बाई डी वाई की बात करूं, तब ग्राफ प्लॉट करके बताओ किसके लिए, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड के लिए। एपरेंट विस्कोसिटी और डी अल्फ़ा बाई डी टी में पूछे या फिर एपरेंट विस्कोसिटी डी यू बाई डी वाई में पूछे तो आप सिंपल ये वाला ग्राफ बना देंगे, ठीक है। आपको डेफिनेशन भी इसी ग्राफ के थ्रू पता है। लेकिन जब आपसे वो शेयर स्ट्रेस और डी अल्फ़ा बाई डी टी के बीच में पूछे तो आपको क्या करना है, जो ग्राफ बनेगा सूडो प्लास्टिक का वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा पैराबोलिक शेप में आप देख रहे होंगे, ठीक है, कुछ ऐसा, ओके। इसे कहते हैं हम सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो मैं आपको बता के आया हूँ क्या होती है, 1 से कम होती है, ठीक है। और सूडो प्लास्टिक फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, शेयर थिनिंग फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयर थिनिंग फ्लूइड, ओके। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा किसके लिए, शेयर स्ट्रेस और डी अल्फ़ा बाई डी टी के लिए, किसका, सूडो प्लास्टिक का, जो कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है। सो आई होप आपको सूडो प्लास्टिक फ्लूइड क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए। अब हम बढ़ेंगे सेकेंड टाइप के फ्लूइड की। तो अभी मैं ग्राफ को ज़रा साइड में रख देता हूँ, ठीक है, ओके। नाउ अब आते हैं हम सेकेंड टाइप के फ्लूइड पे। तो सेकेंड टाइप का फ्लूइड है आपका डाइलेटेंट फ्लूइड। डाइलेटेंट फ्लूइड क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सूडो प्लास्टिक फ्लूइड को पढ़ के आए हैं, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड के अंदर क्या था, इसे हम शेयर थिनिंग के नाम से जानते थे। तो जो डाइलेटेंट फ्लूइड होते हैं उन्हें हम शेयर थिकनिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, शेयर थिकनिंग, मतलब जस्ट अपोजिट होता है। इसमें था शेयर थिनिंग और इसमें होता है शेयर थिकनिंग, ठीक है। अब समझ लेते हैं डाइलेटेंट फ्लूइड क्या होते हैं। इफ़ द एपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन रेट, इसके अंदर उल्टा है। वहाँ पर क्या हो रहा था, एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही थी, किसके साथ, इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन रेट के साथ। लेकिन डाइलेटेंट फ्लूइड के अंदर क्या है, एपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है विद द इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन रेट। मतलब अगर हम डिफॉर्मेशन रेट को इंक्रीज करेंगे तो डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए जो हमारी एपरेंट विस्कोसिटी है वो भी क्या है, इंक्रीज करेगी, ठीक है। यानी कि जो ईटा है डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए वो इंक्रीज करेगा किसके साथ, डी अल्फ़ा बाई डी टी के साथ, ठीक है। मतलब कि इसमें दोनों वैल्यू बढ़ती हैं। उसमें एपरेंट विस्कोसिटी गिरती थी सूडो प्लास्टिक फ्लूइड के अंदर और डी अल्फ़ा बाई डी टी की वैल्यू इंक्रीज होती थी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डाइलेटेंट फ्लूइड। तो मैं दोबारा से बता दूं, डाइलेटेंट फ्लूइड आर दोज फ्लूइड्स इन विच एपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन रेट। अगर हम डिफॉर्मेशन रेट को बढ़ाएंगे तो हमारी जो एपरेंट विस्कोसिटी है वो भी क्या है, इंक्रीज करेगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो एन की वैल्यू है यानी फ्लो बिहेवियर इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होती है, ओके। द फ्लूइड इज टर्म्ड एज डाइलेटेंट और शेयर थिकनिंग। डाइलेटेंट फ्लूइड को हम शेयर थिकनिंग फ्लूइड भी कहते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। शेयर थिकनिंग भी एग्जांपल क्या है इसके, सस्पेंशन ऑफ स्टार्च, जो स्टार्च का हमारा सस्पेंशन होता है वो, सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन, ये किसके एग्जांपल हैं, आपके डाइलेटेंट फ्लूइड के। सो आई होप आपको डाइलेटेंट फ्लूइड समझ में आया होगा। तो अब जल्दी से डाइलेटेंट फ्लूइड का ग्राफ देख लेते हैं। देखो सिंपल है, ठीक है। अब देखो एपरेंट, मैंने डेफिनेशन में क्या बताया कि एपरेंट विस्कोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्या करती है, सॉरी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि एपरेंट विस्कोसिटी डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए इंक्रीज होती है विद द इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन रेट, जबकि सूडो प्लास्टिक में उल्टा था, वहाँ पर डिक्रीज होती थी विद द इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन रेट, ठीक है। तो देखो आप ग्राफ भी सिंपल बना सकते हो, देख रहे हो ये मैंने बनाया हुआ है डाइलेटेंट फ्लूइड का ग्राफ, ठीक है। ये आपका डॉटेड डॉटेड करके, इसमें क्या आप देख रहे हो हर पॉइंट पे जो एपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ अलग थी, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, हर पॉइंट पे इंक्रीज हो रही है। और यहीं पर किसके साथ इंक्रीज हो रही है, डी अल्फ़ा बाई डी टी या फिर डी यू बाई डी वाई, यानी डिफॉर्मेशन रेट के साथ या वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, डाइलेटेंट फ्लूइड का, जिसके अंदर एपरेंट विस्कोसिटी इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन रेट, ठीक है।
ये तो हो गया एपरेंट विस्कोसिटी और डिफॉर्मेशन रेट का ग्राफ। अगर आपसे पूछ ले कि शेयर स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन रेट का ग्राफ बताओ डायलेटेंट फ्लूइड के लिए, तो वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। यानी सूडो प्लास्टिक फ्लूइड का जो ग्राफ था उससे अपोजिट साइड में बनता है, मतलब कि जस्ट उल्टा, ठीक है। वो कुछ ऐसा था, तो ये कुछ ऐसा बनता है डायलेटेंट फ्लूइड। इसमें जो एन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन होती है वन, सॉरी 1 से ज़्यादा होती है, उसमें थी लेस देन होती है 1 से, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो क्या है, आपका डायलेटेंट फ्लूइड का ग्राफ है। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, जो कि जैसे कि इसे जानते थे शेयर थिनिंग, तो इसे हम जानते हैं किस नाम से, शेयर थिकनिंग। ओके, सो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी, शेयर थिकनिंग फ्लूइड, ठीक है। तो ठीक है, तो डायलेटेंट फ्लूइड का ग्राफ शेयर स्ट्रेस और टी अल्फा बाई डी टी के लिए आपने पढ़ लिया, जिसमें एन की वैल्यू भी आपने समझ ली कितनी होती है, 1 से ज़्यादा होती है, और एपरेंट विस्कोसिटी और डी अल्फा बाई डी टी के साथ भी आपने डायलेटेंट फ्लूइड का ग्राफ पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड टाइप के फ्लूइड्स पे, ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं क्या है वो थर्ड टाइप के फ्लूइड। तो थर्ड टाइप के जो फ्लूइड आपके आते हैं वो है यहाँ पर क्या, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। कैसे फ्लूइड है, बिंगम प्लास्टिक, नाम से समझ में आ रहा है बिंगम प्लास्टिक, मतलब कि इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक बिहेवियर होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है ये फ्लूइड। थर्ड टाइप के नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं ये, फ्लूइड्स दैट बिहेव एज अ सॉलिड अंटिल ए मिनिमम यील्ड स्ट्रेस। कहने का मतलब ये है कि कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड बिहेवियर दिखाते हैं एक लिमिट तक, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जो बिहेव करते हैं एज अ सॉलिड अंटिल अ मिनिमम यील्ड स्ट्रेस, जब तक कि उन्हें कुछ मिनिमम स्ट्रेस, मतलब कि कुछ एक फिक्स अमाउंट का स्ट्रेस ना प्रोवाइड कर दिया जाए, तब तक वो कैसा बिहेवियर दिखाते हैं, सॉलिड। फॉर एग्जांपल टाओ वाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फ्लूइड है और वो फ्लूइड क्या है, बिंगम प्लास्टिक टाइप है, तो वो क्या है, वो फ्लूइड का बिहेवियर नहीं दिखाएगा, ठीक है, जब तक उसमें हम एक शेयर स्ट्रेस नहीं लगा देंगे, एक मिनिमम अमाउंट शेयर स्ट्रेस नहीं लगा देंगे, तब तक वो हमें फ्लूइड की तरह बिहेवियर दिखाएगा ही नहीं, वो सॉलिड ही बना रहेगा, ठीक है। तो वो जो मिनिमम शेयरिंग स्ट्रेस है वो कितना है, टाउ वाई हमने किसी फ्लूइड पर लगाया, एंड फ्लो आफ्टर क्रॉसिंग दिस लिमिट। और जो फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, बिंगम प्लास्टिक टाइप के जो फ्लूइड होते हैं वो क्या करते हैं, इस लिमिट के, इस शेयर स्ट्रेस को मिलने के बाद फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, इस लिमिट को क्रॉस करने के बाद, आर नोन एज आइडियल प्लास्टिक और बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। इन्हीं फ्लूइड्स को हम आइडियल प्लास्टिक और बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स कहते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि फ्लूइड्स दैट बिहेव एज अ सॉलिड, जो कि बिहेव करते हैं एज अ सॉलिड की तरह, कब तक, अनटिल, तब तक जब तक हम उन पर एक मिनिमम, मतलब कि कम से कम यील्ड स्ट्रेस ना लगा दें, मतलब कि जो उनकी सॉलिड वाली स्टेज है, ठीक है, सो सॉलिड वाली स्टेज है, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए हम एक इनिशियल, मतलब कि मिनिमम यील्ड स्ट्रेस ना लगा दें उनकी वो सॉलिड स्टेट को ख़त्म करने के लिए, तब तक वो कैसे सॉलिड रहेंगे। जैसे ही उन्हें वो मिनिमम यील्ड स्ट्रेस मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल टाउ वाई मिनिमम यील्ड स्ट्रेस है, वो मिल जाएगा, ठीक है, तो वो जो उस लिमिट के बाद जो वो फ्लूइड है वो क्या है, आपके फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्लो आफ्टर क्रॉसिंग दिस लिमिट, उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद वो क्या है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हीं फ्लूइड्स को हम क्या कहते हैं, आइडियल प्लास्टिक और बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। सो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। द करस्पॉन्डिंग शेयर स्ट्रेस मॉडल इज़, अगर मैं इन फ्लूइड्स के लिए शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या होगी। तो देखो इसमें दो चीज़ें हो रही हैं। पहला तो ये है कि उनको हमें एक इनिशियल शेयर स्ट्रेस देना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब मैं शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालूंगा इन फ्लूइड्स के लिए, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स के लिए, तो देखो क्या आएगी, जो शेयर स्ट्रेस होगा हमारा फाइनल शेयर स्ट्रेस वो बराबर होगा, सबसे पहले तो हमने इन्हें एक इनिशियल यानी कि मिनिमम यील्ड स्ट्रेस दिया है, उसके प्लस म्यू डी यू बाई डी वाई के, ओके। तो इसमें टाउ वाई क्यों आया है ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहले क्या है, उन्हें उनकी जो सॉलिड स्टेट है उसे ब्रेक डाउन करने के लिए एक मिनिमम यील्ड स्ट्रेस दिया जाता है, टाउ वाई। फिर उसके बाद हमारा क्या है, म्यू डी यू बाई डी वाई, जो कि नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो फाइनल स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, इनिशियल, मतलब कि जो हमने दिया मिनिमम यील्ड स्ट्रेस टाउ वाई प्लस म्यू डी यू बाई डी वाई के, ओके। तो इसमें याद रखिएगा टाउ की वैल्यू क्या होती है। तो ये जो फ्लूइड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। एग्जाम्पल क्या है बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स के, तो एग्जाम्पल है आपके क्ले सस्पेंशन, ठीक है, ड्रिलिंग मड्स, जो कि मतलब हम जो मिट्टी वगैरह निकालते हैं, वो जो खुदाई करके जो मिट्टी वगैरह निकालते हैं, वो क्रीम्स वगैरह हुई, ठीक है, क्रीम्स वगैरह हुई, टूथपेस्ट वगैरह हुए, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हैं किसके, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स के। सो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो गाइस हमने समझ लिया है बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स को, तो अब हम देखेंगे बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड के ग्राफ को, ओके। सो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वही दो ग्राफ हैं आपका शेयर स्ट्रेस टाउ और डी अल्फा बाई डी टी यानी डिफॉर्मेशन रेट के साथ,
और एक आपका ग्राफ है एपरेंट विस्कोसिटी और डी अल्फा डी टी या फिर डी यू बाई डी वाई के साथ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ पहले इस ग्राफ की शेयर स्ट्रेस टाउ की, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो बिंगम प्लास्टिक जो फ्लूइड है वो कुछ एक इनिशियल स्ट्रेस उनने लिया है, उसके बाद उनने कुछ बिहेवियर दिखाया है। ये बिहेवियर कैसा है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स की तरह दिखाया है। इसीलिए हमने इसके जो फॉर्मूला है उसमें टी टाउ वाई यानी कि जो इनिशियल यानी कि मैं कहूँ मीडियम यील्ड स्ट्रेस लिया था टाउ वाई, और म्यू डी यू बाई डी वाई हमने लिया है, क्योंकि ये क्या है फिर हमारा जो है फ्लो होने लग जाते हैं एक न्यूटोनियन फ्लूइड्स की तरह, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ये इस पॉइंट तक, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये होला कहलाती है हमारी टाउ वाई। इसे ही हम कहते हैं क्या, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस, जो कि हम किसको देते हैं, आपके बिंगम प्लास्टिक या फिर मैं कहूँ आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स को, ठीक है। बोलो इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। टाउ वाई क्या है, आपकी मिनिमम यील्ड स्ट्रेस। तो ये है आपका ग्राफ बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स के लिए। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, शेयर स्ट्रेस और डी अल्फा बाई डी टी के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया है बिंगम प्लास्टिक के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमने उन्हें एक मिनिमम यील्ड स्ट्रेस दिया है ताकि वो जो अपनी सॉलिड स्टेट में होते हैं उसे ब्रेक डाउन कर पाएँ और फिर उसके बाद वो बिहेव करने लगें एज अ फ्लूइड, ठीक है, फ्लो करने लगें। फिर वो दिखाते हैं आपके न्यूटोनियन फ्लूइड्स की तरह बिहेवियर। तो हमने उन्हें एक यील्ड स्ट्रेस दिया, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस जिसे बोलते हैं हम टाउ वाई, ये होता है मिनिमम यील्ड स्ट्रेस। इसके बाद वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स की तरह बिहेवियर दिखाने लगते हैं, ठीक है। सो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो ये ग्राफ था आपका किसका, आपका ये ग्राफ था आपका शेयर स्ट्रेस टाउ और डी अल्फा बाई डी टी के बीच में किसका, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स का या फिर मैं कहूँ आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स का, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं आपका एक और नाम है इसका आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स, ठीक है। अभी हमने यहाँ देखा था ना, इसमें लिखा हुआ था आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स, ठीक है। तो इन्हें हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स या फिर मैं कहूँ बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स भी कहते हैं। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। नाउ अब हम बात करेंगे फोर्थ टाइप के नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की। अभी तक हमने 3 टाइप के नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स पढ़े। पहला पढ़ा सूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स, फिर हमने पढ़ा आपका क्या डायलेटेंट फ्लूइड, फिर हमने पढ़ा आपका बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ टाइप के फ्लूइड्स के बारे में, जो कि होता है क्या, थिक्सोट्रोपिक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। किसकी बात करने जा रहे हैं, थिक्सोट्रोपिक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की। तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग करी थी इस वीडियो की, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि हमने नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को 2 कैटेगरीज में बांटा है। मतलब कि जो बेसिस है हमने उसको 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी थी आपकी टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर वाली और दूसरी कैटेगरी थी टाइम इंडिपेंडेंट बिहेवियर वाली। मतलब कुछ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स ऐसे भी होते हैं जिनका जो बिहेवियर है वो टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। और कुछ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स ऐसे भी होते हैं जिनका जो बिहेवियर है वो टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि टाइम पर डिपेंड नहीं करता। तो ये जो थिक्सोट्रोपिक और जो 5th टाइप का नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है रियोपेक्टिक, ये फ्लूइड्स उन्हीं दोनों कैटेगरी पर बेस्ड हैं, ठीक है। तो चलेगा, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ थिक्सोट्रोपिक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की। तो ये फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं इन विच एपरेंट विस्कोसिटी ईटा फॉर थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स डिक्रीजेस विद टाइम अंडर ए कांस्टेंट अप्लाइड स्ट्रेस। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी एपरेंट विस्कोसिटी है ईटा, वो क्या करती है, डिक्रीज करती है इन फ्लूइड्स के लिए विद टाइम। किसके साथ, टाइम के साथ। मतलब वो टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी जो एपरेंट विस्कोसिटी है वो क्या होती है कि डिक्रीज। लेकिन इस केस में जो हमारा शेयर स्ट्रेस है टाउ, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स इन विच एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टाइम, या फिर मैं कहूँ विद द टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हमारी एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। अंडर एक कांस्टेंट अप्लाइड स्ट्रेस, किसके अंडर में, एक कांस्टेंट अप्लाइड स्ट्रेस। मतलब कि उस फ्लूइड पे जो हम स्ट्रेस लगा रहे हैं वो कैसा है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। टाउ कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड के एग्जांपल क्या होते हैं, पेंट्स हो गए, प्रिंटर हो गए, प्रिंटर इंक्स हो गई, ये सारे किसके एग्जांपल है, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स के, ठीक है। अब हम बात करेंगे 5th टाइप के नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की, ठीक है। बट उससे पहले हम थिक्सोट्रोपिक का भी ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बनाया है ग्राफ, ठीक है। आप देख रहे हैं ये है आपका शेयर स्ट्रेस और ये है आपका क्या डी अल्फा बाई डी टी। तो इसके बीच में मैंने ग्राफ बनाया है। हालांकि जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है वो डेफिनेशन ये नहीं है, डेफिनेशन ये थी कि जो एपरेंट विस्कोसिटी है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है विद टाइम। मतलब कि टाइम बढ़ेगा और एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज़ होगी अंडर एक कांस्टेंट शेयर स्ट्रेस, एक कांस्टेंट शेयर स्ट्रेस के अंडर में, ठीक है। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ शेयर स्ट्रेस टाउ
और डी अल्फ़ा बाई डी टी के बीच में थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स के लिए तो वो कुछ होता है ऐसा, ठीक है, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड से थोड़ा ऊपर की तरफ पैराबोलिक, ठीक है, थिक्सोट्रोपिक। तो ये आपका ग्राफ होता है किसके लिए, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स के लिए, ठीक है। तो आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है इसमें भी, आपका ये शेयर स्ट्रेस टाउ, कुछ इनिशियल शेयर स्ट्रेस चाहिए होता है, फिर उसके बाद ये भी क्या है आपका सूडोप्लास्टिक जैसा होता था वैसे ही वेवर दिखाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका किसका ग्राफ, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स का, ठीक है। सो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। नाउ अब हम बात करेंगे फिफ्थ टाइप के फ्लूइड्स की। फिफ्थ टाइप के जो फ्लूइड्स हैं वो है आपके रियोपेक्टिक। तो देखो जैसा थिक्सोट्रोपिक है जस्ट उसका उल्टा होता है। उल्टा क्या है, एपरेंट विस्कोसिटी ईटा फॉर रियोपेक्टिक फ्लूइड्स इंक्रीजेस विद टाइम अंडर कांस्टेंट शेयर स्ट्रेस। वहाँ पर क्या हो रहा था, एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज होती है टाइम के साथ साथ, मतलब कि टाइम भी बढ़ेगा और यानी एपरेंट विस्कोसिटी भी बढ़ेगी अंडर कांस्टेंट शेयर स्ट्रेस। यहाँ पर भी जो टाव है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, जो रियोपेक्टिक फ्लूइड्स हैं उनके अंदर उनकी जो एपरेंट विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ करती है किसके साथ, टाइम के साथ साथ अंडर एक कांस्टेंट शेयर स्ट्रेस। किसके अंडर में, कांस्टेंट शेयर स्ट्रेस के अंडर में, मतलब कि जो शेयर स्ट्रेस उस समय जो फ्लूइड्स पर एक्ट हो रहा होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एग्जांपल की बात करूँ तो ये होता है आपका जिप्सम पेस्ट। जिप्सम पेस्ट जो होते हैं, ठीक है, जो कि आपके प्लास्टर वगैरह में काम आते हैं, पीओपी वगैरह में, वो एग्जांपल है किसके, रियोपेक्टिक फ्लूइड्स के, ठीक है। अगर मैं इसके भी ग्राफ की बात करूँ तो वो है आपका, देखो जैसा कि थिक्सोट्रोपिक का ग्राफ था, ठीक है, थिक्सोट्रोपिक का ग्राफ था कि उसे एक इनिशियल शेयर स्ट्रेस मिलता है पहले और फिर वो बिहेव करने लग जाता है ऐसा सूडोप्लास्टिक, ठीक है, इनिशियल शेयर स्ट्रेस मिलने के बाद। तो वो ग्राफ कुछ हो गया थिक्सोट्रोपिक का, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ रियोपेक्टिक की तो इन्हें भी कुछ इनिशियल शेयर स्ट्रेस चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो फ्लूइड्स हैं वो बिहेव करने लग जाते हैं ऐसा डायलेटेंट, ठीक है, लगभग डायलेटेंट की तरह। तो उन्हें फ्लूइड्स को क्या कहते हैं, रियोपेक्टिक फ्लूइड्स कहते हैं। तो आपको थिक्सोट्रोपिक, बिंगम प्लास्टिक, रियोपेक्टिक, सूडोप्लास्टिक, न्यूटोनियन, डायलेटेंट, इन सब के ग्राफ समझ में आए होंगे। सॉरी मैंने न्यूटोनियन का डिस्कस नहीं किया तो न्यूटोनियन का भी बता देता हूँ। देखो न्यूटोनियन के लिए एपरेंट विस्कोसिटी और डिफॉर्मेशन रेट के बीच में जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट ग्राफ होता है। मतलब कि अगर हम डी अल्फ़ा बाई डी टी यानी कि डिफॉर्मेशन रेट को बढ़ाते जाएंगे तब भी हमारी जो एपरेंट विस्कोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन बनती है, या फिर मैं कहूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ बनता है, ठीक है। यानी कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स की जो एपरेंट विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है डी अल्फ़ा बाई डी टी के इंक्रीज़ के साथ। मतलब डी अल्फ़ा बाई डी टी को इंक्रीज़ करेंगे तब भी हमारी जो एपरेंट विस्कोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स का, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ अपने शेयर स्ट्रेस टाउ और डी अल्फ़ा बाई डी टी वाले ग्राफ में, तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो आप देख रहे होगे, वो एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि आपकी वाई एक्स डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। वाई एक्स ना तो वाई में है ना एक्स में, दोनों वाई एक्स डायरेक्शन में है। न्यूटोनियन फ्लूइड्स, तो ये क्या है, एक न्यूटोनियन फ्लूइड्स का ग्राफ है जहाँ पर एन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। सो ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड्स का ग्राफ था। बाकी के जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, डायलेटेंट, सूडोप्लास्टिक, रियोपेक्टिक, बिंगम प्लास्टिक, थिक्सोट्रोपिक, सबके ग्राफ मैंने बता दिए हैं। सूडोप्लास्टिक, डायलेटेंट, इन सब के ग्राफ मैंने एपरेंट विस्कोसिटी पे भी दिखा दिए। सो जितनी भी फ्लूइड्स की जो नॉलेज थी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की, ठीक है, और न्यूटोनियन फ्लूइड्स की ग्राफ पर वो भी मैं आपको दे चुका हूँ। तो आपको आई थिंक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में जितनी डिटेल थी वो आपको क्लियर हुई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम समझेंगे, उसके बाद हम अपने इस वीडियो लेक्चर को फिनिश करेंगे, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपसे कभी कभी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, ठीक है, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, गेट वगैरह में भी कभी कभार पूछ ली जाती हैं। तो ठीक है, गेट वगैरह में डेफिनेशन नहीं पूछता बट कंसेप्ट काम आ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहली बात है, नोट करके लिखी हुई है, 1, देयर इज़ नो रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन फ्लूइड अटैच्ड टू दी सॉलिड बाउंड्री एंड सॉलिड बाउंड्री। देखो क्या बोला गया है, मान के चलो ये जैसे कि एक सॉलिड बाउंड्री है, ठीक है, ये एक सॉलिड बाउंड्री, कोई प्लेट है, और मान के चलो ये फ्लूइड इससे अटैच्ड है, ठीक है। देयर इज़ नो रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द फ्लूइड अटैच्ड टू द सॉलिड बाउंड्री, कोई मूवमेंट नहीं है ना तो इस फ्लूइड में ना ही सॉलिड बाउंड्री में। कहने का मतलब ये है कि एक फ्लूइड है, ये एक फ्लूइड है, ये एक फ्लूइड है, ठीक है, और ये अटैच्ड है इस सॉलिड बाउंड्री से, ठीक है, आप देख रहे होगे, ये मैंने सॉलिड बाउंड्री बताई, ये जो फ्लूइड है वो अटैच्ड है सॉलिड बाउंड्री से, तो ना ही कोई फ्लूइड के अंदर कोई मूवमेंट है मान के चलो,
और ना ही कोई मूवमेंट है किसके अंदर, सॉलिड बाउंड्री के अंदर, ठीक है। देन या फिर मैं कहूँ दैट इज द फ्लूइड लेयर जस्ट एडजेसेंट टू द सॉलिड सरफेस विल हैव द सेम वेलोसिटी एज अ सॉलिड सरफेस। तो जो फ्लूइड लेयर है जो कि इस सॉलिड बाउंड्री से चिपकी हुई है, जस्ट चिपकी हुई है, एडजेसेंट जो लेयर है चिपकी हुई है, उसकी वेलोसिटी वो ही हो जाएगी जो सॉलिड सरफेस की हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करने वाली है। क्या है मैं आपको बता दूं कि जो फ्लूइड सॉलिड बाउंड्री से अटैच्ड है, ना तो उसके अंदर कोई मूवमेंट है, रिलेटिव मूवमेंट है, ना ही फ्लूइड के अंदर कोई रिलेटिव मूवमेंट है, ना ही उस सॉलिड बाउंड्री के अंदर कोई रिलेटिव मूवमेंट है। तो जो सॉलिड बाउंड्री से जो चिपकी हुई लेयर है फ्लूइड की, जो एडजेसेंट लेयर है, उसकी वेलोसिटी वो ही हो जाएगी जो सॉलिड बाउंड्री की होगी, ठीक है, या फिर मैं कहूँ जो सॉलिड सरफेस की होगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा गाइस, ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा नाउ। और मैं बताऊंगा अच्छे से जब हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, तो घबराइए नहीं। सेकंड बात हम करने वाले हैं विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स की। किसकी बात करने वाले हैं, विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स की। तो देखो क्या होते हैं विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स, ठीक है, फ्लूइड्स विच आफ्टर सम डिफॉर्मेशन partially return to their original shape when the applied stress is released, such fluids are called viscoelastic fluid, ठीक है। तो वो फ्लूइड आफ्टर सम डिफॉर्मेशन, जिनमें कुछ डिफॉर्मेशन आ गया हो, मतलब कि जिनकी जो शेप है, जो साइज है, वो कुछ बदल गए हों, ठीक है, पार्शली रिटर्न, वो पार्शली रिटर्न हो जाते हैं, मतलब कंप्लीटली तो रिटर्न नहीं होते, पूरे उसी तरह नहीं बनते जितना जैसे पहले थे, बट पार्शियली थोड़ा बहुत, ठीक है, टू देयर ओरिजिनल शेप। तो जो वो है वो अपने पार्शली रिटर्न हो जाते हैं ओरिजिनल शेप में, मतलब कि जो उनका ओरिजिनल शेप था उस शेप में पार्शली रिटर्न हो जाते हैं, कंप्लीटली तो नहीं पर थोड़ा बहुत रिटर्न हो जाते हैं। जब कब, जब हम अप्लाइड स्ट्रेस इज रिलीज, जब हम जो उन पर अप्लाइड स्ट्रेस लगा रहे थे, जो स्ट्रेस लगा रहे थे उसे हम रिलीज़ कर दें, हटा दें, ऐसे फ्लूइड्स को हम क्या कहते हैं, विस्कोइलास्टिक फ्लूइड्स। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, विस्कोइलास्टिक फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो सम डिफॉर्मेशन, मतलब कुछ डिफॉर्मेशन होने के बाद, ठीक है, जब हम उन पे से क्या करते हैं, शेयर स्ट्रेस को हटाते हैं, तो वो पार्शियली रिटर्न हो जाते हैं अपनी ओरिजिनल शेप में, मतलब कि कंप्लीटली तो नहीं पर थोड़ा बहुत रिटर्न हो जाते हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप में शेयर स्ट्रेस हटाने के बाद। इन टाइप के जो फ्लूइड्स होते हैं, इस टाइप के जो फ्लूइड्स होते हैं हम क्या कहते हैं, विस्कोइलास्टिक फ्लूइड्स, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो रियोलॉजी। रियोलॉजी क्या होती है, तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड बिहेवियर। तो रियोलॉजी क्या है, ये एक ब्रांच है किसकी, साइंस की, विच डील, जो कि डील करती है किससे, विद द स्टडीज़, स्टडी से डील करती है किसकी, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड बिहेवियर। मतलब रियोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड बिहेवियर की स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा रियोलॉजी क्या है। अब देखो फोर्थ पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डायनामिक विस्कोसिटी म्यू इज़ कांस्टेंट। जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है वैसे तो, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती एक्सेप्ट फॉर टेम्परेचर इफेक्ट। अगर हम टेम्परेचर इफेक्ट्स को हटा दें, कहने का मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर इफेक्ट्स, मतलब टेम्परेचर के साथ कोई छेड़खानी ना करें, तो हमारी जो डायनामिक विस्कोसिटी है म्यू, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। वाइल एपरेंट विस्कोसिटी ईटा डिपेंड्स ऑन द शेयर रेट। जबकि जो एपरेंट विस्कोसिटी है जो हमने निकाली है ईटा, वो किस पर डिपेंड करती है, शेयर रेट पर, ठीक है। आपको याद रखनी है जो डायनामिक विस्कोसिटी है वो हर समय कांस्टेंट रहती है अगर हम टेम्परेचर इफेक्ट्स को हटा दें, टेम्परेचर इफेक्ट्स की बात ना करें तब, ठीक है। जबकि जो एपरेंट विस्कोसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, शेयर रेट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। सो आई होप गाइस ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।